हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था शुरू में वो पढ़ लिया है। इसके बाद में मनोविज्ञान के संप्रदाय आते हैं कि जैसे स्कूल्स बनते हैं ना। स्कूल का मतलब होता है कि जब एक ग्रुप किसी एक धारणा को, किसी एक विचार को कंटिन्यू करता है, फिर उसके पीछे उसके कुछ समर्थनकर्ता भी हो जाते हैं, तो फिर एक पूरा वाद बन जाता है, एक स्कूल बन जाता है, एक संप्रदाय बन जाता है। तो यहाँ पे हम जो है मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है, सबसे पहले संरचनावाद संप्रदाय। और ये संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट लेकर आए थे, ठीक है, जिसने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। आपको पता है वुंट ने प्रयोगशाला भी खोली थी 1879 के अंदर, और इन्होंने चेतना का विज्ञान दिया था। इन्होंने मनोविज्ञान जो है, इन्होंने कहा था कि चेतना पर अध्ययन करना मनोविज्ञान ही है। मतलब मनोविज्ञान के अंदर चेतना पर अध्ययन किया जाता है। इसी से संरचनावाद निकला था। इनके इस जो इनकी विचारधारा थी ना, उसको इन्होंने संरचनावाद संप्रदाय का नाम दिया। जर्मनी के थे ये, आपको पता ही है। जर्मनी में लिप्जिंग शहर के अंदर लिप्जिंग विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। और वर्तमान में उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। उसके बाद प्रकार्यवाद कार्यवाद संप्रदाय, जिसको प्रकार्यवाद भी बोलते हैं और कार्यवाद भी बोलते हैं, ये विलियम जेम्स पहले वुंट के साथ ही थे। लेकिन वुंट ने कहा कि मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जेम्स ने कहा कि हमें चेतना पर नहीं, चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जब ऐसा कहा तो इससे एक इनके अलग विचारधारा निकली, वो थी प्रकार्यवाद। और इन्होंने अपना अलग से संप्रदाय बना लिया, प्रकार्यवाद। और विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिका के अंदर जो मनोविज्ञान है उसका जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। इन्होंने संरचनावाद की आलोचना की थी। एक्चुअल में आलोचना नहीं की थी। वुंट और विलियम जेम्स दोनों ही चेतना के विज्ञान के समर्थक थे, लेकिन वुंट ने चेतना का अध्ययन किया और जेम्स चाहते थे कि हमें चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। फिर आया व्यवहारवाद, जिसको अपन ने कल ही पढ़ा था, जेबी वॉटसन लेके आए थे। जब चेतना का विज्ञान भी आलोचित हो गया, उसकी भी आलोचना हो गई, तब जेबी वॉटसन जो है व्यवहारवाद लेके आए। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करना है, जो मनोविज्ञान कहलाता है। ऊपर के दोनों संप्रदायों में, यानी जो प्रकार्यवाद है और जो संरचनावाद है, उन दोनों में जब मतभेद हो गया तो व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो ये कौन लेके आए थे? जेबी वॉटसन। उसके बाद में संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद, जो कि मैक्स वर्दीमर लेके आए थे। और इसके अंदर जो है कुर्ट लेविन और कुर्टकोफ और वर्दीमर कोहलर भी, मैक्स वर्दीमर और वोल्फगैंग कोहलर भी थे, जिन्होंने कैनारी द्वीप पे सुल्ताना नामक चिंपैंजी पे प्रयोग करके अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत भी दिया था। मैक्स वर्दीमर जर्मनी में इस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, संज्ञानवाद की। ये संज्ञान से किसी चीज़ को समझने पर बल देते हैं और ये मानते हैं कि संज्ञान से ही अधिगम होता है। और गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण स्थिति किसी चीज़ की। फिर आता है बहुत ही फेमस मनोविश्लेषणवाद। वियना ऑस्ट्रिया के थे ये सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया। मन का विश्लेषण किया था इन्होंने, मन की दशाएं बताई थी, मन के प्रकार भी बताए थे इन्होंने। और बच्चे के शुरुआती दिनों में बच्चे का जो है विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। फिर आता है मानवतावाद संप्रदाय, अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने मांग का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या किया? सभी संप्रदायों की आलोचना की। मतलब जितने भी अब तक संप्रदाय आए थे, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मनोविश्लेषणवाद, सभी की इन्होंने आलोचना कर दी और इन्होंने एक संप्रदाय दिया, मानवतावाद संप्रदाय। फिर आया प्रेरकीय संप्रदाय, जो कि विलियम मैकडूगल लेके आए थे। और मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक भी दी थी, जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द की व्याख्या की। और इन्होंने ऐसा भी कहा था कि मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि वो चेतना पे अध्ययन करता है। मतलब चेतना का विज्ञान माना जाता है मनोविज्ञान को, ऐसा मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है। उसके बाद में हम इनका जो है विवेचना देख लेते हैं। सबसे पहले संरचनावाद। संरचनावाद को निर्मितवाद भी कहा जाता है, निर्माणवाद भी कहा जाता है। इसकी स्थापना विलियम वुंट ने जर्मनी में की थी, जर्मनी से थे, आपको पता है। और स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय ये है, ये यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहली बार ये संप्रदाय आया था, संरचनावाद। और 1879 के अंदर स्थापित हुआ था। और 1879 के अंदर ही
लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, यहाँ पे एक प्रयोगशाला भी बनी थी जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बनने वाली सबसे पहली प्रयोगशाला थी, क्योंकि इस प्रयोगशाला में इन्होंने चेतना का विज्ञान देते समय चेतना पर अध्ययन किए थे। वुंट ने चेतना का विज्ञान, वुंट जो है वो चेतना का विज्ञान लेकर आए। इंद्रियों से प्राप्त हुआ ज्ञान संप्रदाय ज्ञान जो है संवेदना या चेतना कहलाती है। यहाँ पे संवेदना लिखना था, संवेदना या चेतना कहलाती है, जो हम हमारी सेंसेस से जो नॉलेज लेते हैं, अधिगम करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो संवेदना या चेतना कहलाती है। इस संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व संवेदना को दिया गया है, यानी चेतना को दिया गया है। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी जो है संवेदना कहलाती है। वुंट ने सर्वाधिक अध्ययन संवेदना पर किया, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा, संवेदना को ही चेतना कहा जाता है, तो वुंट ने सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया था वो चेतना पर किया था। विलियम वुंट का मानना था कि मन मस्तिष्क की एक निश्चित संरचना होती है और इस संरचना को समझने के लिए हमें संवेदना का पर अध्ययन करना होगा, और इन्होंने चेतना या संवेदना को मन का आंतरिक भाग माना था, मूर्त भाग माना था। इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें चेतना पर अध्ययन करना चाहिए। संवेदना का निर्माण इंद्रियों के द्वारा होता है, मतलब इंद्रियां जो है, 5 इंद्रियां हमारी जो इन्फॉर्मेशन लेके आती है उससे हमें अधिगम होता है। तो इन्होंने कहा है कि इंद्रियों के द्वारा होता है संवेदना का निर्माण, संवेदना इंद्रियों से बनती है। 1879 के अंदर प्रयोगशाला का भी निर्माण हुआ, मैंने पहले ही बता दिया, और इस प्रयोगशाला के अंदर चेतना पर अध्ययन किए गए, और ये मनोविज्ञान में बनने वाली सबसे पहली प्रयोगशाला थी जो कि विलियम वुंट ने स्थापित की थी। उसके बाद में इसी संप्रदाय के बलबूते पर 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। कैसे मिला? क्योंकि इन्होंने जब प्रयोगशाला में अध्ययन किए तो ऐसा माना गया कि भौतिक शास्त्र के अंदर प्रयोगशाला में अध्ययन किए जाते हैं, तो इन्होंने बहुत हद तक जो है मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र के नज़दीक खड़ा कर दिया, यानी विज्ञान के नज़दीक खड़ा कर दिया। इससे पहले मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र का हिस्सा माना जाता था, जो कि विज्ञान तो कतई ही नहीं है। और इससे पहले मनोविज्ञान का स्वरूप विचारों पर आधारित था, जैसे दर्शन शास्त्र में होता है ना, फिलोसफर जो होते हैं ऐसे डीप थिंकिंग करते हैं, तो उसी तरीके से मनोविज्ञान में भी खाली विचार किए जाते थे, विचारों पर आधारित होता था। इसे प्रयोगात्मक स्वरूप विलियम वुंट ने दिया, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा भी बन गई। ठीक है, इस संप्रदाय के समर्थनकर्ता थे एडलर, ब्रैडफोर्ड और टिचनर। ठीक है, टिचनर को याद रखना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जनक कौन थे? विलियम वुंट। विलियम वुंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों ही चेतना के विज्ञान से जुड़े हुए थे। ये दोनों आरंभ में एक ही विज्ञान से संबंधित थे, यानी चेतना के विज्ञान से ये संबंधित थे, लेकिन बाद में दोनों अलग अलग हो गए। अलग होने का कारण मैं आपको पहले भी बताया है कि कारण ये था कि विलियम वुंट ने केवल चेतना पे अध्ययन किया, लेकिन विलियम जेम्स ने कहा कि हमें जो है वो चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए, चेतना पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। इन्हीं दोनों के मतभेद से प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद संप्रदाय जो है वो निकला, और जिसने चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया। मतलब जब अपना अलग से वाद बना लिया विलियम जेम्स ने, तो उन्होंने फिर अपनी थिंकिंग के हिसाब से चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया। फिर आया कार्यवाद, प्रकार्यवाद या कार्यात्मक संप्रदाय। तो इसमें क्या थे? इसके जनक थे विलियम जेम्स अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को। और इनके जो समर्थन करता थे जॉन ड्यूवी थे। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक भी थे। इसके गुरु जो थॉर्नडाइक थे ना, इनके गुरु थे मैककिन कैटल, विलियम वुडवर्थ, रोलैंड और एंजिल। ये सभी समर्थनकर्ता किसके थे? विलियम जेम्स के समर्थनकर्ता थे। और इनकी विषय वस्तु क्या थी? कार्यात्मक संप्रदाय की विषय वस्तु को मतलब है इसमें था क्या? तो इस संप्रदाय का नाम प्रकार्यवाद इसलिए पड़ा क्योंकि विलियम जेम्स ने मूलतः चेतना के विज्ञान से ये मूलतः तो चेतना के विज्ञान से संबंधित थे। मतलब ये पहले वुंट के विचारों से एग्री करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया और ये कहते थे कि हमें मूलतः चेतना के कार्यों पर
प्रभावों पर समझने पर बल देना चाहिए। मतलब चेतना के कार्य क्या है, चेतना के प्रभाव क्या है, हमें वो देखना चाहिए। हमें चेतना को नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो मूर्त नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऐसा माना। लेकिन वुंट क्या मानते थे कि चेतना मस्तिष्क का आंतरिक और मूर्त भाग है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना। चेतना के प्रभाव से क्या अभिप्राय है? इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान संवेदना कहलाता है। जो इंद्रियां ज्ञान लेके आती हैं वो संवेदना, और संवेदना का अगला चरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। मतलब अधिगम की पहली सीढ़ी क्या होती है? संवेदना, और दूसरी सीढ़ी कौन सी होती है? प्रत्यक्षीकरण। मतलब संवेदना से आगे वाला जो चरण होता है वो प्रत्यक्षीकरण होता है। संवेदना मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान है। ठीक है, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना है, और संवेदना का अगला चरण जो है प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण में 3 बातें आती हैं। कौन कौन सी? जब हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देख लेते हैं, पहले संवेदना मतलब इंद्रियां, जैसे कोई इंद्रियां हैं हमारे पास, एक विचार लेके आती है, एक थॉट लेके आती है कि गाय, ठीक है, हम नहीं जानते गाय क्या होती है, कुछ नहीं जानते हम। ठीक है, तो इंद्रियों ने हमारे पास एक जो है ज्ञान हमारे पास लेके आई, एक पहला थॉट लेके आई गाय। फिर दूसरी जो सीढ़ी थी वो मानसिक ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कौन सी थी? प्रत्यक्षीकरण। तो हमने गाय को प्रत्यक्ष देखा। गाय को प्रत्यक्ष देखने के बाद में हमने उसकी व्याख्या देखी, फिर उसका नाम दोबारा से देखा, और फिर एक पहचान बन गई कि गाय ऐसी होती है, और फिर हम उसे कभी नहीं भूले। तो ऐसा होता है कि पहले संवेदना, इंद्रियां जो ज्ञान लेके आती है वो संवेदना होती है, फिर उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसका व्याख्या, नाम और पहचान अपने दिमाग में बिठाते हैं। संरचनावाद संप्रदाय सबसे ज़्यादा बल संवेदना यानी चेतना पर देता था, लेकिन प्रकार्यवाद संप्रदाय सर्वाधिक बल जो है प्रत्यक्षीकरण पर देता था, मतलब चेतना के कार्यों पर। ऐसा क्यों है कि इन दोनों के बारे में ये कहा गया है? क्योंकि चेतना जो है इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पहला ज्ञान है, और प्रत्यक्षीकरण दूसरा। तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब है चेतना ने कार्य किए। चेतना तो आई मन में, लेकिन कार्य कहाँ होगा? बाहर। इसीलिए कहा है कि पहली सीढ़ी संवेदना तो संरचनावाद से बिलोंग करती है, और दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण, मानसिक ज्ञान की दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण प्रकार्यवाद से बिलोंग करती है। क्योंकि दोनों में एक्चुअल में ये संप्रदाय एक जगह से ही निकले हैं, लेकिन बाद में इनके विचार अलग अलग हो गए। इसीलिए क्योंकि ये चेतना के कार्यों पर आधारित है, संरचनावाद के आलोचना प्रकार्यवाद ने की। क्योंकि संरचनावाद मानता था कि हमें चेतना पर अध्ययन करने चाहिए, लेकिन प्रकार्यवाद में विलियम जेम्स ने कहा कि हमें चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। संरचनावाद व प्रकार्यवाद इन दोनों के मध्य 1912 से 14 के बीच द्वंद्व उत्पन्न हुआ, जिससे 1913 के अंदर व्यवहारवाद निकला। आप जानते हैं 1913 से 14 के अंदर व्यवहारवाद आया था। 1905 के अंदर जो है इन्होंने, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था, जो व्यवहार शब्द है उसकी व्याख्या की थी, और 1913 से 14 के अंदर जो है व्यवहारवाद का जन्म हो गया। और इनके जनक कौन है? जेबी वॉटसन। तो इनके बारे में हम आगे कल पढ़ेंगे। हम दो वाद जो है, दो संप्रदाय, क्योंकि संप्रदाय है ना, उनके अंदर आपका आधा मनोविज्ञान कंप्लीट हो जाता है। मतलब एक बार अगर संप्रदाय को आराम से ध्यान से पढ़ लिया जाए ना, तो आगे आपको जितने भी है ना संप्रदाय है, उनके आगे जितने भी सिद्धांत निकलेंगे, तो अलग मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम आपको सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, तो उस टाइम आपको याद आता रहेगा। क्योंकि संप्रदाय एक किस्म से पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ओवरऑल व्यू है पूरे मनोविज्ञान का, कि इन्होंने क्या किया था, कौन से इनसे वाद निकले, कौन से इन्होंने विज्ञान दिए, किस तरह के सिद्धांत दिए, कौन सा मनोवैज्ञानिक कौन से स्कूल से यानी संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और कल हम नेक्स्ट व्यवहारवाद से आगे जितने भी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल जितने भी हो पाएंगे उतने कल कवर करेंगे हम। और क्लासेस आपको अच्छे से समझ आ रही होगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।